हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस क्लास में बताया था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का एक्सप्लेनेशन, कि वो थ्योरम का मीनिंग क्या होता है और उस थ्योरम को ट्रायंगल में किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ, कि इस थ्योरम को आखिरकार प्रूफ कैसे किया जाता है, जो कि सभी 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन की तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन इसको प्रूफ को स्टडी करने के लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहां स्टडी करने होंगे, जिनके बारे में मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा, क्योंकि बिना इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के हो सकता है कि ये थ्योरम आपकी समझ में ना आए। तो इसलिए फोकस ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस थ्योरम प्लीज। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, एक लाइन कंसीडर करते हैं। प्रूफ अभी बात की बात है, पहले नॉर्मल सी चीजों को समझते हैं, ठीक है ना। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। देखो बेटा, जैसे मैंने एक लाइन कंसीडर कर ली, इस लाइन का नाम है एल, और एक पॉइंट कंसीडर कर लिया कहीं पर भी, ठीक है, और इस पॉइंट का नाम है ए। और मेरा मोटिव है कि मैं इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहता हूं। तो जाहिर सी बात है, मैं ये परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करूंगा, किस प्रकार मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, लाइक दिस। मैं ये परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करूंगा, सपोज इसका नाम है पी। तो एपी परपेंडिकुलर हो गई लाइन एल के, ठीक है। अब मेरा सवाल आप लोगों से यह है कि क्या मैं ए पॉइंट से कोई दूसरी परपेंडिकुलर लाइन एल के ड्रॉ कर सकता हूं। मतलब मेरे कहने का यह मतलब है, ए पॉइंट से लाइन एल के ऊपर इसके अलावा, एपी के अलावा कोई और दूसरी परपेंडिकुलर ड्रॉ हो सकती है या नहीं। चलिए देखते हैं। आइए, आपको क्या लगता है, क्या ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ए क्यू? नो। चलो और कोशिश करते हैं। सपोज इट इज ए आर। क्या ए आर एल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है? नो। यानी अगर मैं पी के अलावा कोई दूसरा भी पॉइंट लाइन एल के ऊपर लेता हूं, तो वो लाइन एल के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो इन सब बातों से हमें क्या कंक्लूजन मिला? कंक्लूजन ये मिला कि हम एक बार में एक पॉइंट से एक लाइन के ऊपर एक ही परपेंडिकुलर बना सकते हैं। एक लाइन के ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक ही परपेंडिकुलर आ सकती है, दूसरी आ ही नहीं सकती। इस बात को अगर मैं इंग्लिश में आपसे कहूं तो हम इसमें यह कह सकते हैं, देयर इज ओनली वन परपेंडिकुलर लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट टू अ पर्टिकुलर लाइन। Only one perpendicular can be drawn from a given point to a given line. एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट से एक ही परपेंडिकुलर बनाई जा सकती है, पर्टिकुलर एक पॉइंट से। ये तो चलिए एक बात हो गई। मेरा सबसे पहला पॉइंट ये था। अब आता है मेरा दूसरा पॉइंट। ये तो एक नॉर्मल सी बात हो गई। अगर मैं एक ट्राइंगल कंसीडर करके चलता हूं बेटे, लाइक दिस, और इस ट्राइंगल का नाम है एबीसी, और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ट्राइंगल का एरिया क्या होता है। तो ट्राइंगल का एरिया वैसे तो सभी बच्चों को मालूम है, इट इज हाफ बेस इनटू हाइट। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि बेस और हाइट का कॉन्सेप्ट होता क्या है। हो सकता है कोई कंफ्यूजन हो तो दूर हो जाएगा, और क्या दिक्कत है। आइए, ऐसा माना जाता है कि अगर मैं बीसी को बेस मान के चल रहा हूं, तो बेटे इस ट्राइंगल के अंदर बीसी के अपोजिट में कौन सा पॉइंट आ रहा है, बीसी के अपोजिट में कौन सा वर्टेक्स आ रहा है, ए। तो ए पॉइंट से बीसी के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट बनाया जा सकता है, लाइक दिस।
और सपोज इसका नाम है डी। तो अगर मैं बीसी को बेस मान के चलता हूं तो एडी जो होगी वो हाइट होगी। इस तरीके से इसका एरिया हो जाएगा हाफ, बेस कौन सा है बीसी, और हाइट क्या है एडी। मैं बेस और हाइट का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि बीसी को ही बेस माने, हम इसमें एसी को भी बेस मान सकते थे। अगर हम एसी को बेस मानते हैं तो केवल एक बात का ध्यान रखो, एसी के सामने कौन सा पॉइंट आ रहा है, कौन सा वर्टेक्स आ रहा है ट्रायंगल एबीसी में, एसी के सामने आ रहा है पॉइंट बी। अगर आपको इससे कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं इसे हटा सकता हूं, इसे रिमूव कर देते हैं, चलिए जाने दीजिए। लेट मी रिमूव दिस। एसी एक लाइन सेगमेंट लेके चलते हैं, एसी को सपोज बेस मान के चलते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि एसी के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होना चाहिए। और वो कहां से ड्रॉ किया जाएगा, एसी के सामने वाला जो वर्टेक्स है, अपोजिट में जो वर्टेक्स है, एसी के अपोजिट में ये वर्टेक्स आ रहा है बी वाला, तो यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इस पे होना चाहिए। तो ये आपका हाइट का काम करेगा, यानी बी इज द हाइट। जरूरी नहीं है हम एसी को भी बेस माने, हम तो जी ए बी को मानेंगे, कोई बात नहीं। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होना चाहिए। अब वो कहां से ड्रॉ किया जाए, कैन यू गैस? हाँ, कोशिश करो। ए बी के अपोजिट वर्टेक्स से कौन है, ये देखो हाथ देखो, ए बी का एंड पॉइंट है, एक है ए और एक है बी, इससे ऐसे हाथों से काम करा करो, अपोजिट में जाना है सी। तो इससे इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होना चाहिए, लाइक दिस। इट इज सपोज एफ। तो अगर हम एसी को बेस मान के चल रहे थे तो हाइट का काम कौन करेगा, बीई। तो इस ट्राइंगल का एरिया इसके अलावा ये भी हो सकता था हाफ ऑफ एसी, एसी इज द बेस, और हाइट है बेटा यहां पे बीई। और एक और हो सकता था, अगर हम ए बी को बेस मान के चलते तो इट इज ए बी इज द बेस और हाइट इज सी एल, ये भी हो सकता था। तो ये कहानी है एक ट्राइंगल के एरिया की, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस और हाइट फिक्स नहीं होते, ऐसा कोई रूल नहीं है कि बेस हम हमेशा यही लेके चलेंगे, बेस ये भी हो सकता है, बेस ये भी हो सकता है। बस हाइट का नॉलेज हमें होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर बेस है तो उसके ऊपर हाइट कहां से ड्रॉ करनी जानी चाहिए, अपोजिट वर्टेक्स से ड्रॉ की जाती है। अच्छा चलिए, ये दूसरी बात हो गई। मैं उम्मीद करता हूं शायद आपको मेरी बात समझ में आई होगी। थोड़ा सा अपनी बात को और बढ़ाते हैं। भाई एक बात मेरी समझ से थोड़ी सी कंफ्यूज करती है हल्की सी स्टूडेंट्स को। लेट मी टेल। जैसे मैंने बेटा ये ट्राइंगल बनाया, और इस ट्राइंगल का नाम है एबीसी, और मैं बीसी के ऊपर हाइट बनाना चाहता हूं, हाइट ड्रॉ करना चाहता हूं। तो अब तक तो इतना समझ में आ ही गया होगा कि कहां से हाइट ड्रॉ करेंगे, कहां से करेंगे, इसकी अपोजिट वर्टेक्स ए से। ये मेरा कंसर्न नहीं है, ये तो मैं आपको बता चुका, शायद उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आ गया होगा। मेरा कंसर्न कुछ और है। पहले मेरा क्वेश्चन सुनिए आप। क्या ट्राइंगल की जो हाइट होती है, क्या ये जरूरी है कि वो हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही लाई करेगी? मेरा मेन कंसर्न ये है। कैसे? जैसे इस ट्राइंगल में आपने हाइट ड्रॉ करी बीसी के ऊपर, तो ये हाइट एडी जो है ये ट्राइंगल के अंदर आ रही है, इंटीरियर में। क्या ये हमेशा जरूरी है? देखते हैं, चलिए लेट अस सी। मैंने ये ट्राइंगल मान लिया,
सपोज इट इज अ ट्राइंगल ए बी सी। अब ए एक पॉइंट है बेटा, इस फिगर को इससे कंपेयर करो। ये बात जो मैंने आपको बताई थी, मैंने आपसे ये कहा था कि एक पॉइंट से एक लाइन पे एक ही परपेंडिकुलर बनाई जा सकती है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे ए पॉइंट से, यहां पे भी एक पॉइंट है, बीसी के ऊपर एक परपेंडिकुलर बनानी है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि ए से अगर मैं बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो ऐसे तो नहीं बना सकते, ये तो गलत हो जाएगा, वो 90 डिग्री की होगी ही नहीं। मुझे इसको ऐसे बनाना पड़ेगा बेटा, शायद इस तरह, और इसमें मुझे बीसी को आगे प्रोड्यूस करना पड़ेगा लाइक दिस। सपोज दिस इज पॉइंट डी और ये होगी 90 डिग्री। अब मैं जानता हूं आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये बीसी साइड ये है, एडी बाहर कैसे हो गई? एडी तो ट्राइंगल के अंदर आ ही नहीं रही, तो क्या ट्राइंगल एबीसी की जो हाइट है वो एडी होगी? मैं कहूंगा यस होगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा था एक बार में एक पॉइंट से एक लाइन पे एक ही परपेंडिकुलर आ सकती है, एक ही परपेंडिकुलर बना सकते हैं। तो उसी तरीके से ए पॉइंट से बीसी के ऊपर आप एक ही परपेंडिकुलर बना सकते हैं। अब देखो दोनों तरफ से फंसोगे। अगर आपने अंदर बनाने की कोशिश की तो 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, यानी उस केस में ये हाइट नहीं होगी, क्योंकि हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बेस। और अगर आपने परपेंडिकुलर बनाई तो वो ट्राइंगल के बाहर आएगी, जो कि इसकी हाइट का काम करेगी। तो इससे हमें पता चलता है कि हाइट जो होगी वो जरूरी नहीं है ट्राइंगल के अंदर ही आए, वो ट्राइंगल के अंदर भी आ सकती है, वो ट्राइंगल के बाहर भी आ सकती है, लेकिन हाइट एक ही होगी। यानी अगर मुझसे कोई इस केस में, ऊपर वाले केस में, इस वाले केस में एबीसी ट्राइंगल का एरिया पूछे, सपोज दिस इज फिगर ए, मैं नेमिंग करवा देता हूं, और मुझसे कोई कहे कि सर ट्राइंगल एबीसी का एरिया बताइए, तो मैं सीधे सीधे कहूंगा हाफ, बेटा बेस सपोज बीसी को लेके चल रहा हूं, ये बेस हो गया और हाइट हो गई एडी। और अगर कोई व्यक्ति मुझसे इसमें पूछे, दिस इज सपोज फिगर बी, कि सर यहां ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, तो अगर मैं बेस यहां बीसी को लेके चल रहा हूं तो हाफ बेस बीसी के ऊपर एक ही हाइट है, भले ही वो बाहर आ रही है ट्राइंगल से, लेकिन हाइट तो वही है, तो हाइट हम एडी ही लेके चलेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर बीसी के ऊपर एक ही बनाई जा सकती है, तो अब भी वो एडी रहेगी। जरूरी नहीं है कि वो ट्राइंगल के अंदर ही आए, वो बाहर भी हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूं शायद ये बात थोड़ी बहुत आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। ये कुछ बातें मैंने आपको बताई, इसके बाद कुछ और भी डिस्कशंस हैं जो कि इसका प्रूफ पढ़ने से पहले, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ पढ़ने से पहले हमें पता होनी ही चाहिए, वरना फिर वहां जाके फंसोगे, कोई फायदा नहीं है। तो लेट मी एक्सप्लेन। एक और बात सुनिए, अगर मैं एक क्वाड्रिलेटरल लेके चलता हूं, क्वाड्रिलेटरल का मतलब फोर साइड्स वाला, फोर साइड्स वाला पैरेललोग्राम भी हो सकता है, ट्रेपीजियम भी हो सकता है, वो तो कुछ भी हो सकता है। सपोज पैरेललोग्राम लेके चलते हैं, ठीक है, और इसका नाम है ABCD। बेटा इस बात को जरा ध्यान से सुनना, ये थोड़ी सी टेक्निकल है ज्यादा, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा बट कोशिश करना थोड़ा सा आप भी, ठीक है। पैरेललोग्राम में हम लोग जानते हैं अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल। मुझे यहां इक्वल से मतलब नहीं है, हमें यहां पैरेलल से मतलब है। अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, बस ये मानो, ठीक है। और मैं क्या करने वाला हूं इसके अंदर, जैसे AB DC के पैरेलल है,
आई हैव मार्क्ड हियर, मैंने मार्क किया हुआ है। मैं आपसे कह रहा हूं ए बी डीसी के पैरेलल है और ये हमें गिवन है, इट इज गिवन टू अस, कोई दिक्कत नहीं। और मैं डीसी से एक ट्राइंगल बनाने जा रहा हूं, मतलब पैरेललोग्राम का जो बेस है वो डीसी है, और मैं कह रहा हूं जो ट्राइंगल का बेस है वो भी बीसी है, सॉरी डीसी, ठीक है, लाइक दिस, डीसी इज द बेस, और मैंने एक ट्राइंगल बना दिया यहां पे जिसका नाम है डीईसी। ट्राइंगल की शर्त क्या है, पहले ये सुनो, ट्राइंगल की भी कंडीशन है, ये अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, पहली कंडीशन, जैसा मैंने यहां लिखा। दूसरी कंडीशन, ट्राइंगल का बेस और पैरेललोग्राम का बेस सेम होना चाहिए, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, ट्राइंगल की जो वर्टेक्स है, थर्ड वर्टेक्स, जैसे एक तो बेस ही हो गया, कॉमन बेस हो गया, पैरेललोग्राम का बेस और ट्राइंगल का बेस दोनों कॉमन हो गए, जो ट्राइंगल की तीसरी वाली वर्टेक्स है यानी ई, ये ट्राइंगल की, सॉरी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पे आनी चाहिए, यानी जो वर्टेक्स ई है वो ए बी के ऊपर आनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे दो ट्राइंगल मान के चलना हूं मैं, वन मोर ट्राइंगल आई विल ड्रॉ हियर लाइक दिस, ठीक है, ये दो ट्राइंगल मैंने मान ली, इन दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है, और इनकी जो थर्ड वर्टेक्स है, इस ट्राइंगल की थर्ड वर्टेक्स ई वो ए बी पे आ रही है, और डी एफ सी की जो थर्ड वर्टेक्स है एफ वो भी ए बी पे आ रही है, ठीक है ना। तो इस केस में दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया होता है वो आपस में इक्वल होता है, यानी अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर ए बी डी सी के पैरेलल है, ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, दोनों ट्राइंगल्स का बेस कॉमन होना चाहिए, दोनों ट्राइंगल्स का और पैरेललोग्राम का बेस कॉमन होना चाहिए, पैरेललोग्राम का बेस भी डीसी है, ट्राइंगल डीईसी है उसका भी बेस डीसी है, ट्राइंगल डीएफसी है उसका भी बेस डीसी है, सबका बेस एक ही है, कॉमन। और ट्राइंगल की जो थर्ड वर्टेक्स है वो पैरेललोग्राम की या क्वाड्रिलेटरल की, बस कंडीशन इतनी है कि अपोजिट साइड पैरेलल हो, थर्ड वर्टेक्स इसके ऊपर आनी चाहिए। तो इस केस में दोनों ट्राइंगल्स के जो एरिया होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। मैं आपको टेक्निकल तरीके से समझाता हूं, मुझे उम्मीद है ज्यादा बेहतर समझ पाओगे। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि मुझे ट्राइंगल डीईसी का एरिया निकालना है, ठीक है, आ जाओ। ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो डीसी के ऊपर हाइट होना जरूरी है, ध्यान से देखना, डीईसी, तो डीसी को अगर बेस मानना हो तो ई से मुझे जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया उसके अकॉर्डिंग इस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, सपोज ये पॉइंट हो गया पी, ठीक है, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी क्या हो जाएगा, मैं यहां लिखना चाहूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है डीसी, और बेटे हाइट कितनी है ईपी, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, बहुत बढ़िया। अब ट्राइंगल डीएफसी देखो, डीएफसी ट्राइंगल में बेस तो डीसी है लेकिन हाइट, हाइट मुझे यहां से फिर ड्रॉ करनी पड़ेगी एफ से, ऐसे करके, और सपोज ये पॉइंट है बेटा क्यू। अब मैं आपसे कह रहा हूं मुझे ट्राइंगल डीएफसी का एरिया निकालना है, देखो ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीएफसी क्या होगा आपके हिसाब से, हाफ ऑफ डीसी इंटू एफ क्यू, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बेस इंटू हाइट। अब ध्यान से देखना बेटे, ए बी और सी डी आपस में कैसी थी, पैरेलल। जब सिक्स क्लास में या किसी भी क्लास में आपने पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन पढ़ी होगी तो आपने एक बात जरूर पढ़ी होगी कि अगर टू लाइंस पैरेलल हैं
मैं आपसे कह रहा हूं अगर L1 L2 के पैरेलल है तो इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है। उम्मीद करता हूं शायद ये बात आपको पता होगी। यानी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर L1 L2 के पैरेलल है, इट इज गिवन हियर, ठीक है, तो बेटा ये जो ए बी देख रहे हो और सी डी देख रहे हो ये आपस में इक्वल होगा। यानी टू लाइंस आर पैरेलल, यानी इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज सेम एवरीवेयर। यानी यहां तक कि अगर मैं एक और परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट बना देता तो वो भी इनके इक्वल हो जाता। फॉर एग्जाम्पल रेलवे ट्रैक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहता है। तो इस आधार पे तो फिर ये जो आपने बनाया है बेटा ए बी डी सी के पैरेलल है, और ईपी और एफ क्यू दोनों इक्वल हो जाने चाहिए, क्योंकि ये भी तो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भाई ए बी पैरेलल है डीसी के, है ना, और ईपी जो है ये भी परपेंडिकुलर है डीसी के, और एफ क्यू जो है ये भी परपेंडिकुलर है डीसी के। तो इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसके, ए बी और सी डी के बीच का, ये भी तो आपस में इक्वल हो जाना चाहिए, क्योंकि ए बी इज पैरेलल टू डीसी। तो मैं आपसे बस यही कहूंगा कि सिंस ए बी इज पैरेलल टू डीसी तो इसका मतलब ईपी और एफ क्यू दोनों इक्वल हो जाने चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो मुझे आप एक बात बता दो बस, ये जो लाइन आपने लिखी है यहां पे हाफ ऑफ डीसी इंटू एफ क्यू, मैं यहां देख सकता हूं एफ क्यू और ईपी दोनों इक्वल हैं, क्या मैं एफ क्यू की जगह ईपी नहीं लिख सकता? क्योंकि यहां पे ये दोनों दे बोथ आर इक्वल, तो इसका मतलब एफ क्यू की जगह मैं ईपी भी लिख सकता हूं। तो हमारे इस वाले इक्वेशन पे क्या असर पड़ेगा? सपोज इट इज सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? सेकंड इक्वेशन बिकम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल डीएफसी, ये होगा बेटा हाफ ऑफ डीसी, और एफ क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ईपी। अब आप कुछ मत देखो, बस ये देखो, ये एरिया है डीएफसी का और ये एरिया है डीईसी का। क्या इनके आंसर सेम आ रहे हैं या अलग अलग आ रहे हैं? फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन में ये वाला आंसर और ये वाला आंसर इक्वल आ रहे हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि दोनों ट्राइंगल्स का एरिया आपस में कैसा है? इक्वल। तो आज के बाद एक बात और याद रखेंगे आप कि अगर दो ट्राइंगल सेम बेस पे आ रहे हैं, ठीक है, सेम बेस का मतलब इन सब दोनों का ट्राइंगल्स का बेस सेम है, और उनका जो थर्ड वर्टेक्स है, ठीक है, वो पैरेललोग्राम के या किसी भी साइड के अपोजिट साइड होनी चाहिए, अपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए, और थर्ड वर्टेक्स जो है वो अपोजिट साइड के ऊपर आना चाहिए। मतलब ए बी डीसी के पैरेलल होनी चाहिए, पहली कंडीशन मैंने लिख रखा है यहां पे। दूसरी कंडीशन ट्राइंगल्स का बेस और क्वाड्रिलेटरल का जो बेस है वो सेम होना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया पैरेललोग्राम का बेस डीसी, इस ट्राइंगल का ईडीसी का बेस डीसी और डीएफसी का बेस भी डीसी, और इनका जो थर्ड वर्टेक्स है वो अपोजिट साइड के ऊपर आना चाहिए। तो उस केस में दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया होगा वो इक्वल हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब क्या नहीं होना चाहिए ये और देख लो। जैसे सपोज मैं आपसे कहता हूं कि मैंने ये पैरेललोग्राम बनाया और मैंने ट्राइंगल ऐसे बना दिया, ये गलत है। इसका जो थर्ड वर्टेक्स है वो ए बी के ऊपर नहीं आया। जैसे मान के चलिए ए बी और डीसी पैरेलल भी हो जाते तो इसका जो थर्ड वर्टेक्स है वो अपोजिट साइड से ऊपर चला गया, तो इस केस में नहीं हो पाएगी। या फिर इसका ऑल्टरनेट भी हो सकता था,
जरूरी नहीं है कि ये पैरेललोग्राम ही हो, ये ट्रेपीजियम भी हो सकता है। कैसे? देखो, आपको शायद पता होगा ट्रेपीजियम में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज ऑलवेज पैरेलल। एक पेयर पैरेलल होता है ट्रेपीजियम में अपोजिट साइड्स का, तो इसका मतलब एबीबीडीसी के पैरेलल होगी, है ना। तो मैं आपसे कहता हूं एक ट्राइंगल तो हमने ऐसे बना दिया, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरा ट्राइंगल हमने ऐसे बना दिया, बस कहानी बिगड़ गई, क्योंकि दूसरे ट्राइंगल का जो थर्ड वर्टेक्स है वो ए बी के ऊपर नहीं आ रहा, तो उस केस में इनका एरिया इक्वल नहीं होगा ट्राइंगल्स का। जैसे मैं आपसे कहता हूं ये ई पॉइंट हो गया, तो डीपीसी का एरिया और डीईसी का एरिया कभी जिंदगी में इक्वल नहीं हो सकता। इक्वल होगा कब होगा? जब ये ई पॉइंट इस वर्टेक्स इसके ऊपर लाई करेगा, अपोजिट साइड के ऊपर। अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। अब इस केस में दोनों ट्राइंगल्स का बेस तो डीसी है, इस ट्राइंगल का डीपीसी का जो थर्ड वर्टेक्स है वो एबी के ऊपर भी आ रहा है, लेकिन इसका जो वर्टेक्स है थर्ड वो एबी के ऊपर ना आके या तो ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए। तो इस केस में दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल नहीं होगा। वो जब ही होगा जब ट्राइंगल का जो थर्ड वर्टेक्स है वो अपोजिट साइड के ऊपर आना चाहिए। आई होप शायद मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। यानी मैं, और इसका मालूम है एक वैलिड रीजन भी है, जब हम इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे आगे प्रूफ में या कहीं भी, तो इसका एक रीजन दिया जाता है बहुत अच्छा, मैं बोल के बता देता हूं। ट्राइंगल्स लाई ऑन सेम बेस, ट्राइंगल्स लाई ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरियाज। मैं लिख करके बता देता हूं, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा आप। लेट मी रिमूव दिस। ट्राइंगल्स lie on same base and between same parallels are equal in areas। यानी दो ट्राइंगल अगर सेम बेस पे लाई करें और बिटवीन सेम पैरेलल लाई करें तो उनका एरिया आपस में इक्वल होगा। बेटा इसमें मैं ऑलरेडी मैं आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट बता चुका हूं प्रूफ ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के लिए। मैं उम्मीद करता हूं शायद ये बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद इसका जो प्रूफ है वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास यानी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट मेरे द्वारा बताया गया समझ में आया हो तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द चैनल। थैंक यू वेरी मच।